जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान नगर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत है, विषय है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत हम जानेंगे मापन। इसके पहले हमने परीक्षा और परीक्षण दोनों को जाना। परीक्षा और परीक्षण क्या है ना। तो हम मापन के बारे में जानेंगे। मापन वास्तविक में है क्या। तो इनको जानने से पहले ये हमारा रूपरेखा है, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये है प्रस्तावना, मापन की प्रस्तावना, मापन के अर्थ, मापन की परिभाषा, इनके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात मापन की विशेषता कि एक प्रकार से मापन की शिक्षा के क्षेत्र में क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मापन की सीमाएं है ना, क्या क्या उनके डिमेरिट है, उनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन में अंतर, इनको भी जानेंगे। तो इस प्रकार हम ये मापन की जो रूपरेखा है ना, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम यही सीरियल क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं मापन है। मापन हम दैनिक जीवन में हम किसी बच्चों का वजन का, हाइट का या अन्य किसी वस्तु का क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। मापन करने से एक निश्चित परिणाम हमारे सामने आता है। मान लीजिए किसी बालक है ना, कक्षा में कोई बालक है, उनकी हाइट क्या है, हाइट क्या है, उनका मापन करेंगे है ना। तो मापन करेंगे तो कुछ संख्यात्मक मान आएगा ही आएगा। किसी व्यक्ति का वजन हम क्या करेंगे, तौलेंगे, तो उस प्रकार से उसमें भी एक संख्यात्मक मान आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार है ना, तो बुखार है, उसकी जांच करेंगे थर्मामीटर से। थर्मामीटर से जांच करेंगे, जांच करने के बाद हमें एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। तो जो संख्यात्मक मान प्राप्त होगा उसी को हम मापन कहेंगे या वही मापन कहलाता है। आइए देखते हैं, मान लीजिए ये चार्ट है ना, हम इसको किससे नापेंगे, टेप से नापेंगे या इंच से नापेंगे है ना। जैसे हम इसको नापेंगे, नापने के बाद क्या होगा, इनका एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा, अर्थात कुछ तो कुछ संख्या में मान प्राप्त होगा। और जो संख्या में मान प्राप्त होता है उसी को मापन कहलाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम इसको अनुमानित कर दे रहे हैं है ना, कि इनकी लंबाई ये हो सकती है। तो इसमें कहा गया है कि किसी निश्चित स्वीकृत वस्तु द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की जो नाप की जाती है और मान निकलता है, अर्थात संख्यात्मक मान निकलता है, उसी को मापन कहलाता है। अगर हम इसकी है ना, इसकी लंबाई ऐसे ही बता देते हैं तो वो हमारा अनुमान कहलाएगा, वो मापन नहीं कहलाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति की जो गुण है ना, उनकी हम निश्चित स्वीकृत वस्तु द्वारा क्या करेंगे, मापन करेंगे, तो उनका एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा, तो वही कहलाएगा मापन। तो इस प्रकार से हो गई हमारा प्रस्तावना। आइए हम मापन की ओर चलते हैं। तो मापन का अर्थ देखते हैं। कहा गया है कि किसी व्यक्ति के गुण, व्यवहार अथवा वस्तु के गुण का संख्यात्मक विवरण मापन कहलाता है। अब इसे देखिए, किसी व्यक्ति है ना, हम शिक्षा के क्षेत्र में हम किसका मापन करेंगे, बच्चों का मापन करेंगे है ना। तो इस प्रकार कहा गया है कि किसी व्यक्ति के गुण, उनके अंदर क्या क्या विशेषता है, व्यवहार, वह कैसे व्यवहार करता है, अथवा वस्तु के गुण का, अर्थात कोई वस्तु ले लेते हैं है ना, जैसे कि चीनी ले लें या कोई अन्य ले लें, आलू ले लें या कोई और अन्य वस्तु है, तो उनका संख्यात्मक विवरण मापन कहलाता है। हम बाजार जाते हैं है ना, आलू लेते हैं तो कहते हैं हमें 1 किलो आलू दे दीजिए, तो आलू किसे नापा जाता है, एक निश्चित तराजू से है ना। और जो 1 किलो होता है वह वैज्ञानिक विधि द्वारा उनको क्या किया गया है, नापा गया है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के गुण, व्यवहार अथवा वस्तु का गुण का संख्यात्मक विवरण मापन कहलाता है, अर्थात उनको एक संख्या के अंतर्गत क्या किया जाता है, संख्या प्रदान किया जाता है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के गुण और व्यवहार का मापन क्या कहलाता है, एक प्रकार से मापन कहलाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं मापन को थोड़ा और। मान लीजिए हम किसी बालक है, ये हमारा बालक है ना, इसका हम मापन करेंगे तो क्या हुआ, तो पहला तो एक तो बालक होना चाहिए, एक प्रकार का क्या हो गया, चर हो गया है ना, एक चर हो गया। फिर क्या होना चाहिए, मापन की परीक्षण होना चाहिए है, जिनसे हम इनका क्या करेंगे, इनके गुण व्यवहार का हम मापन करेंगे, परीक्षण होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, मापन करता होना चाहिए, मापन करता। तो
मापनकर्ता यहाँ पर कौन कहलाएगा? शिक्षक। ठीक है, मापनकर्ता कौन कहलाएगा? शिक्षक। मान लीजिए इस बालक का हम बुद्धि का टेस्ट करेंगे कि बुद्धि वास्तविक में कितना है ना? तो हम निश्चित परीक्षण द्वारा क्या करेंगे? उनका टेस्ट करेंगे निश्चित परीक्षण द्वारा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, जैसे कि बुद्धि लब्धि परीक्षण एक तो टेस्ट होता है ना, परीक्षण होता है। उनके अंतर्गत हम बालक की बुद्धि का क्या करेंगे? नापेंगे कि वास्तविक में मतलब कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों होना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति हो गया, ये बालक हो गया, परीक्षण हो गया, मापनकर्ता, इन तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है ना? अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर थोड़ा चर के बारे में बताया कि चर होना चाहिए। ठीक है, तो चर के बारे में बताया। चर उसे कहते हैं जिसके मान परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बालक क्या हो गया? चर है ना? उनके गुण व्यवहार, उनके जो भी मतलब व्यवहारिक कार्य है वह दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, है ना? इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चर होते हैं उसके मान परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार मापन के अंतर्गत बालक के व्यवहार का मापन किया जाता है। मापन करने के पश्चात उसको उचित दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। प्रदान करने के बाद उसके मान में पुनः हम परीक्षण करेंगे, उसके मान परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आइए और बताने का प्रयास करते हैं। चर के अंतर्गत हम बालक के दो चीजों का क्या करते हैं? मापन करते हैं, है ना? तो आइए, एक तो होगा ये मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। अब मान लीजिए हम किसी कपड़ा दुकान में जा रहे हैं, है ना? कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई भी कपड़ा जिनसे हम अपना शर्ट पैंट वगैरह बनवाते हैं। ठीक, तो वो खरीदने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कपड़ा देखें, ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, तो उनका क्या है? वह किस प्रकार की क्वालिटी का है? ठीक है, किस प्रकार की क्वालिटी है यह जानेंगे, है ना? जानने के बाद क्या होगा? उसकी एक निश्चित मूल्य होता है ना? पहले गुण होता है, उसके बाद मात्रात्मक अर्थात उनका एक निश्चित मूल्य होता है। तो इस प्रकार क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की गुण और मात्रा की माप की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार मापन से उनके निश्चित व्यवहार का पता चलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक के गुण व्यवहार का संख्यात्मक वर्णन ही या विवरण ही मापन कहलाता है। आइए हम परिभाषाओं के द्वारा हम मापन को स्पष्ट करते हैं और मापन के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं मापन, है ना? हम इसके पहले जाना है कि मापन के अर्थ, मापन के अर्थ को जाना, परिभाषा को जानते हैं कि मापन किस प्रकार जो परिभाषा है मापन को परिभाषित करता है। आइए, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा ही परिभाषा है इनका, है ना? देखते हैं। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके को और एक बार देखते हैं। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट महोदय ने कहा है कि मापन किसी निश्चित और स्वीकृत नियमों द्वारा किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है ना? मान लीजिए हम किसी बालक की हाइट को नाप रहे हैं, है ना? तो एक निश्चित मापनी होगी, एक निश्चित मापनी होगी। मापनी के साथ साथ वह सर्वमान्य भी होनी चाहिए, सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हो, है ना? फिर उनके द्वारा जैसे हम मापा जाएगा तो एक निश्चित अंक प्राप्त होगा, इसी को मापन कहते हैं। तो इस प्रकार से मापन में बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है कि किसी निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु को एक निश्चित अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। आइए हम दूसरी परिभाषाओं के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। ब्रेडफील्ड तथा मोरेडॉक ने क्या कहा है? मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। अब इन्होंने कहा है कि मापन के द्वारा किसी तथ्य को निश्चित आयामों द्वारा प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। अब देखते हैं, कोई भी तथ्य ले सकते
सकते हैं इसमें, है ना। बालक का व्यवहार ले सकते हैं, बालक का गुण ले सकते हैं, या कोई कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। को निश्चित आयाम, यहाँ आयाम का मतलब है ऐसा परीक्षण जिनसे उस वस्तु को या व्यक्ति के बालक के व्यवहार को मापा जाता है ना। तो वह हो गया आयाम के द्वारा प्रतीक प्रदान करना अर्थात अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। इस प्रकार ये भी मतलब मापन को अच्छे से स्पष्ट करता है कि किसी निश्चित, यहाँ पर कहा है ना, किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को, अर्थात आयाम यहाँ पर बहुत सारे परीक्षण हो सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं जिनके द्वारा बालक या वस्तु के व्यवहार को मापा जाता है। वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं किसी परिभाषा से। हेल्मस्टेडर किसी व्यक्ति पदार्थ में, किसी व्यक्ति, ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं किसी व्यक्ति पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया ही मापन है। अब कोई भी बालक वस्तु के अंदर निहित विशेषता अर्थात गुण, ठीक है, बालक के अंदर या वस्तु के अंदर निहित गुण के वर्णन की प्रक्रिया ही मापन है, अर्थात उनको वर्णन किया जाता है ना, और एक अंक प्रदान किया जाता है, उसी को मापन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे परिभाषाओं का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि किसी बालक के व्यवहार का किसी परीक्षण के द्वारा अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मापन होता है वो परीक्षा और परीक्षण के बाद की प्रक्रिया है। यहाँ पर एक बार और समझिए इसको, मापन परीक्षण और परीक्षा के बाद की अंतिम प्रक्रिया है ना। कि अंतिम प्रक्रिया इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मापन और परीक्षा के बाद लास्ट में हम अंक प्रदान करते हैं। जिस प्रकार हम बालकों का, है ना, बालकों का, संपूर्ण बालकों का त्रैमासिक परीक्षा होता है तो हम निश्चित अंक प्रदान करते हैं। परीक्षा के बाद मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन अर्थात परीक्षा, ठीक है, तो उनके बाद क्या हो रहा है? अंक प्रदान कर रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बाद की प्रक्रिया। ठीक उसी प्रकार वार्षिक पेपर होता है, वार्षिक पेपर अर्थात मूल्यांकन अर्थात परीक्षण के बाद हम क्या करते हैं? छात्रों को अंक प्रदान करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं ये बाद की प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार व्यवहार के बारे में बात करते हैं। बालक की किसी बुद्धि के बारे में जानना है, किसी बालक की बुद्धि के बारे में जानना है, ठीक है, तो बालक की बुद्धि के बारे में जानेंगे कि बालक की बुद्धि कितनी है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम परीक्षण करेंगे, ठीक है, परीक्षण करेंगे अर्थात टेस्ट लेंगे। टेस्ट करने के बाद जो अंक प्राप्त होगा वही मापन कहलाएगा। इसके पहले हमने बताया कि किसी व्यक्ति को मान लो बुखार है तो उसका परीक्षण किससे करेंगे? टेस्ट किससे करेंगे? थर्मामीटर से। और थर्मामीटर क्या करेगा? एक निश्चित अंक प्रदान करेगा, इतने फारेनहाइट इनको बुखार है। तो इस प्रकार परीक्षण के बाद की प्रक्रिया ही मापन कहलाता है। तो इस प्रकार ये हो गई आपका मापन की परिभाषा। आइए हम विशेषताओं की ओर चलते हैं। आइए जानते हैं मापन की विशेषताएं कि मापन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने मापन के बारे में पढ़ा तो बहुत कुछ विशेषताएं आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि मापन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम उन्हीं में से कुछ निकाले हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि, है ना। मापन की जो प्रक्रिया होती है ना, वह एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ होती है, अर्थात एक बालक के भार का हम वजन कर रहे हैं, ठीक है, वजन कर रहे हैं तो मान लीजिए उनका वजन आ रहा है 20 kg, 20 किलो आ रहा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी उनका भार वजन किया जाए तो उनका वजन 20 किलो ही आएगा, अर्थात उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है ना। और जो मापन की जो मशीन होती है वह वैज्ञानिक होती है ना, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मापन की जो प्रक्रिया है, विधि है या मापन है, वह वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है ना। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का हम मापन कर रहे हैं तो किसी निश्चित परीक्षण द्वारा हम उनका क्या करेंगे? मापन करेंगे। मापन करने के बाद बार बार किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा उनका मापन किया जाए तो उनका जो अंक आना चाहिए या जो निश्चित उत्तर आना चाहिए वो एक ही आएगा, न कि अलग अलग आएगा, है ना। और वो परीक्षण वह वैज्ञानिक
वैज्ञानिकता पर आधारित है, अर्थात वह वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही संचालित की जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मापन की जो विशेषता है उनके अंतर्गत क्या वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट आइए, विशेष पैमाने का उपयोग। विशेष पैमाने का उपयोग का तात्पर्य पैमाना अर्थात मापनी है ना। बालकों के लिए विशेष पैमाने का उपयोग किया जाता है, चाहे वस्तुओं के लिए हो, है ना। वस्तु के लिए या भौतिक वस्तु की जहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे कि हम किलो से नापते हैं, टेप से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, सेकंड से नापते हैं, है ना। अन्य अनेक प्रकार के, जैसे कि हम सूर्य और इससे यहाँ की दूरी को किससे नापते हैं, प्रकाश वर्ष से। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट नापनी द्वारा किसी वस्तु के गुण और व्यवहार को नापा जाता है या किसी विशेष पैमाने द्वारा, ठीक है। तो यह दूसरी विशेषता है कि विशेष पैमाने का मापन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, व्यवहार एवं गुणों का मापन। अब आइए चलते हैं, इनके अंतर्गत बालक के व्यवहार और गुणों का मापन किया जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से व्यवहार है, वह पढ़ने लिखने में कैसा है, वह अन्य अनैतिक कामों में कितना है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक के व्यवहार और गुणों का मापन किया जाता है। वह समाज उपयोगी कार्य में कितना है, ठीक है, वह अन्य कार्यों में सहयोग की भावना कितनी है, वह परिवार में कैसा महसूस करता है, वह भविष्य के बारे में क्या सोचता है। इस प्रकार अनेक उनके व्यवहार और गुणों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, संख्यात्मक विवरण। अब क्या होता है, हम मापने के बाद, है ना, मापन प्रक्रिया होने के बाद क्या करते हैं, हम उनको संख्यात्मक क्या करते हैं, विवरण प्रदान करते हैं। जैसे कि इस दरवाजे की लंबाई या इस ब्लैक बोर्ड की ऊपर से नीचे अर्थात चौड़ाई, है ना, नापे किससे, टेप से। टेप से नापने के बाद क्या होगा, हम उनको एक अंक प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए 4.5 फीट है या 5 फीट है, 4 फीट होगा या 4.5 फीट होगा। तो इस प्रकार हम नापने के बाद क्या करेंगे, उसको संख्यात्मक मान निर्धारित करेंगे कि हाँ उनकी चौड़ाई इतना है। इस प्रकार से मापन का एक और विशेषता है। नेक्स्ट आइए, विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग। मापन के अंतर्गत विभिन्न परीक्षणों का उपयोग होता है ना, और विभिन्न परीक्षणों के द्वारा ही छात्रों का या किसी वस्तु का मापन किया जाता है। इसके पहले मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को बुखार है, किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या किसी व्यक्ति को और अन्य बीमारी है, या इनके अलावा किसी वस्तु के बारे में हम नाप कर रहे हैं, उनकी मीटर, लंबाई या चौड़ाई, मोटाई, वजन, है ना, इन सब के बारे में हम क्या कर रहे हैं, माप कर रहे हैं, नापने वाले हैं। तो नापेंगे तो एक विशिष्ट परीक्षण के द्वारा ही उनकी माप करेंगे। माप करने के बाद ही हमें क्या होगा, एक निश्चित अंक पर संख्यात्मक मान ही प्राप्त होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु का माप करने के बाद एक संख्यात्मक मान हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया। आते हैं विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग। इसमें देखे हैं कि हम विभिन्न परीक्षणों का उपयोग करते हैं, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या भार इत्यादि को नापने के लिए अन्य परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपकी विशेषताएं, यह है मापन की विशेषताएं। नेक्स्ट आइए, मापन का शैक्षिक उपयोग, अर्थात मापन का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है ना। पहला देखते हैं छात्र प्रगति के ज्ञान। अगर हम किसी बालक का, है ना, कोई भी परीक्षण कर रहे हैं, बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं या अन्य परीक्षण कर रहे हैं, है ना, तो उनकी प्रगति कितनी है, उनका ज्ञान किसे प्राप्त होगा, एक तो छात्र को भी होगा और नापने वाला अर्थात शिक्षक को भी प्राप्त होगा, अर्थात मैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मापन के अंतर्गत छात्र की प्रगति का ज्ञान होता है कि बालक के अंदर वास्तविक में कितना प्रगति किया है, अर्थात परिवर्तन किया है। इसके पहले मैंने बताया था ना, बालक एक प्रकार का चर है, ठीक है। इस प्रकार उनके गुणों में परिवर्तन होता है, और गुण हो सकते हैं मात्रात्मक गुण, गुणात्मक गुण और मात्रात्मक गुण। तो इस प्रकार से उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार छात्र अपने अंदर जो प्रगति है उनको जान सकता है और एक शिक्षक भी जान सकता है कि इस बालक के अंदर कितनी प्रगति है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभाव श्रृंखला का ज्ञान। अब शिक्षक को पता चल जाएगा किसी बालक के व्यवहार का नापने के पश्चात कि बालक इतना जानता है, तो क्या होगा कि शिक्षक अपने, है ना, शिक्षण को और बेहतर कर सकता है,
उनका शिक्षण अर्थात पढ़ाने का तरीका कितना प्रभावशाली है उनके बारे में बता सकता है या उनमें और अधिक सुधार कर सकता है ना। तो इस प्रकार शिक्षक जो पढ़ा रहा है उनकी प्रभावशीलता का भी एक शिक्षक को ज्ञान होगा, वास्तविक में वो कितनी बेहतर ढंग से पढ़ा रहा है, कितने अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, जिनसे बालक अधिक से अधिक सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इस प्रकार प्रभावशीलता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए शिक्षण विधियों में परिवर्तन। अब क्या होता है, हम एक ही विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो है ना, अगर बालक की बुद्धि लब्धि या उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है या वो सही ढंग से सीख नहीं पा रहे हैं तो क्या होता है कि एक शिक्षक के रूप में हम अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, नए नए शिक्षण विधियों के माध्यम से हम छात्रों को बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श। हम छात्रों का कुछ भी माप कर रहे हैं है ना, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अन्य टेस्ट कर रहे हैं, अन्य टेस्ट करने के पश्चात उनके अंदर जो कमी दिखाई दे रहे हैं है ना, तो उस छात्र को हम आवश्यक निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं। उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये करने की आवश्यकता है इस प्रकार से हम उनको निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को स्व प्रेरणा व स्व आकलन है ना। अगर हम छात्रों का मापन कर रहे हैं ठीक है, मापन करने के पश्चात अगर छात्र, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो स्व अभिप्रेरित होते हैं, मुझे इतना ही याद है, मुझे इतना ही क्यों कम पता है ना, इस प्रकार से वह स्व अभिप्रेरित होता है, मतलब स्वयं प्रेरित होता है। और स्व आकलन, इस प्रकार वह स्वयं का आकलन भी कर सकता है कि वो कितना जानता है, उस तथ्य, टॉपिक, प्रकरण के बारे में कितना जानता है या उस विषय के बारे में कितना जानता है। इस प्रकार से वह अपना आकलन कर सकता है और आकलन करने के पश्चात वह सुधारात्मक प्रक्रिया अपना सकता है। नेक्स्ट आइए उपचारात्मक शिक्षण प्रयोग। उपचारात्मक अर्थात ऐसे शिक्षण अर्थात जिसमें अधिक से अधिक छात्रों को उपचार कर सके। जिस प्रकार किसी बीज को बोने के लिए उनका उपचार किया जाता है ताकि वह बीज अच्छे से उगे, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षक का नाप करने के पश्चात अगर उनके अंदर कुछ कमी आ रही है तो वह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर सकता है ताकि उनके शिक्षण अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया में सुधार हो सके। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, मापन का। ये हो गया मापन का शैक्षिक उपयोग। आइए नेक्स्ट चलते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। आइए जानते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर कि मापन और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर है। आइए देखते हैं। ये हो गया एक साइड मापन, दूसरी साइड मूल्यांकन। आइए जानते हैं पहला, इसमें कहा गया है कि मापन का क्षेत्र संकुचित होता है ना, मापन का क्षेत्र संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक इसलिए होता है कि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन और परीक्षण आता है, इसलिए इनका क्षेत्र व्यापक होता है और इनका क्षेत्र संकुचित अर्थात सीमित होता है। आइए दूसरा चलते हैं, मापन मूल्यांकन का एक भाग है, मापन है वो मूल्यांकन का एक भाग है, जबकि मूल्यांकन है वो मूल्यांकन के अंतर्गत मापन आता है। देखते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत, तो मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है और एक निश्चित अंक प्रदान किया जाता है। तीसरा ये मापन के अंतर्गत संख्यात्मक अंक प्रदान किया जाता है। किसी बालक का परीक्षण करते हैं या किसी वस्तु का परीक्षण करते हैं तो हम संख्यात्मक अंक प्रदान करते हैं। 40% आया, 30 किलो आया, 20 मीटर आया, 30 इंच आया, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्यात्मक अंक प्रदान करते हैं। लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत परिणामों का गुणात्मक व्याख्या करते हैं। कोई भी परिणाम आ रहा है, ठीक है, किसी बालक के अंतर्गत कोई भी परिणाम आ रहा है, उनके अंदर ये कमी है, उन्हें ये करने की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं, उनका गुणात्मक व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट आइए चौथा, मापन लेते हैं, कुछ गुणों की जांच नहीं की जा सकती। मूल्यांकन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनका जांच की जा सकती है, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी हम जांच मापन के द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत ठीक है जांच संभव है ना। हम बालक की रुचि, चिंतन, क्षमता, सहानुभूति है ना, वो दूसरों को किस प्रकार से मदद करता है, इसकी हम जांच कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार ये होता है। नेक्स्ट आइए, मापन के अंतर्गत साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। अब मान लीजिए हम किसी बालक का परीक्षा लिए,
परीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने 60% अंक प्रदान किया है। ठीक है, इसमें कहा है कि हम साक्ष्यों को एकत्रीकरण करते हैं, है ना। परीक्षा होने के पश्चात उन्होंने 60% प्राप्त किया, किसी परीक्षा में 10वीं की हो या 12वीं की हो, 60% अंक प्राप्त किया है। लेकिन हम मूल्यांकन के अंतर्गत उन्हीं साक्ष्यों का विश्लेषण कर सकते हैं कि उस बालक ने कैसे कैसे करके 60% अंक प्राप्त किया है। वो किसके अंतर्गत कर सकते हैं? मूल्यांकन के अंतर्गत विश्लेषण कर सकते हैं कि अनेक विषयों में वह कैसे कैसे करके 60% अंक लाया। ये होगी मूल्यांकन के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट करते हैं। मापन के अंतर्गत बालक के बारे में स्पष्ट धारणा बनाना कठिन है ना। हम किसी बालक का मापन कर रहे हैं, मापन करने के पश्चात है ना उसके बारे में स्पष्ट धारणा बनाना कठिन है ना, कि बालक ये हो सकता है, ये बन सकता है ना, इस प्रकार से। आइए देखते हैं इसमें मूल्यांकन में बालक के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है या किसी वस्तु के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। धारणा माने विचार, है ना, एक प्रकार से विचार उनके बारे में प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, मापन के आधार पर दो व्यक्ति में तुलना कठिन। मान लीजिए दो व्यक्ति है ना, मापन के आधार पर हम दोनों व्यक्ति के बारे में तुलना नहीं कर सकते। मान ली दो व्यक्ति है ना, दोनों ने 10वीं की परीक्षा में 80% प्राप्त किया है ना। तो इस प्रकार है, हो सकता है वह एक बालक नकल करके प्राप्त किया हो, या हो सकता है दोनों बालक एक दूसरे का नकल किए होंगे। इस प्रकार का सकते हैं कि मापन के आधार पर दो व्यक्ति की तुलना करना कठिन है। लेकिन इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत हम दो व्यक्ति की तुलना कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों का व्यवहार, उनकी चाल चलन, उनकी चलने का तरीका, इन सभी के बारे में हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। उनका रुचि कैसा है, उनका चिंतन क्षमता कैसा, उनकी योग्यता क्या है, वह कैसे करता है, पहनावा ओढ़ावा इत्यादि के बारे में हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। आइए देख सकते हैं, शैक्षिक मापन में त्रुटि हो सकता है। अगर हम छात्रों का मापन करें तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें परिणामों में शुद्धता आती है। एक प्रकार से मूल्यांकन होती है तो उसमें शुद्धता आती है, अर्थात एक निश्चित अंक या निश्चित परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए, मापन के तरफ देखिए, इसमें शिक्षक की भूमिका कम होती है। जब मापन किया जाता है तो इसमें शिक्षक की भूमिका कम होती है, क्योंकि बालक का मापन कभी कभी होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका कम होती है और मूल्यांकन में अधिक होती है। इसलिए अधिक होती है कि कक्षा शिक्षण के दौरान ही हम बालक का मूल्यांकन करते रहते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार कैसा है, वह कैसे सीखेगा, कैसे और अधिक सीखने की आवश्यकता है, कहाँ पर उन्हें सीखने में दिक्कत हो रही है ना, परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त किया जा सकता है बालक, है ना। इस प्रकार वह अपने शिक्षण विधियों में भी सुधार कर सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें शिक्षक का अधिक महत्व होता है, उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इनमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आज के टॉपिक मापन में तो कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9685200454। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर हम पुनः आपको फोन के माध्यम से या अन्य संसाधन के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।